तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं गुजरात के उस मशहूर और सच कहूं तो बेहद खौफनाक माने जाने वाले डुमास बीच के बारे में। इसके आसपास जो शहरी किंवदंतियां बुनी गई हैं, उनकी गहराई में आज हम उतरेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक और भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि ये एक केस स्टडी है जो हमें दिखाती है कि कैसे दोस्तों की एक साधारण सी ट्रिप पलक झपकते ही एक भयानक दुस्वप्न में बदल सकती है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये अपने आप में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है ना, कि आखिर हम इंसान उन जगहों की तरफ क्यों खिंचे चले जाते हैं जहां जाने से हमें साफ तौर पर मना किया गया हो, खतरे की तरफ। ये जो हमारा आकर्षण है, हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है 5 दोस्तों की, मयूर, कुशल, नील, रिया और आरव। इन लोगों ने सिर्फ एक एडवेंचर के लिए, थ्रिल के लिए, वहां के स्थानीय लोगों की चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। भाग 1, एडवेंचर का प्लान। एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत। आप सोचिए, हर बड़े हादसे की शुरुआत अक्सर कितनी नॉर्मल होती है। कॉलेज कैंटीन में बस यूं ही बातचीत चल रही थी और इन दोस्तों ने अपना गोवा का प्लान कैंसिल करके सूरत के पास मौजूद उस डुमास बीच पर जाने का फैसला कर लिया, जो आजकल रील्स पर काफी मशहूर है। लेकिन मयूर की दादी की एक पुरानी गुजराती चेतावनी बिल्कुल साफ थी। जो कोई तमाने रात्रे डुमास मां तारा नाम थी बुलावे तो पाछल फरीने जोसो नहीं। मतलब अगर रात में डुमास में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। देखिए, ये कोई आम लोक कथा नहीं थी, ये वहां बचने का, सर्वाइवल का एक रूल था। भाग 2, डुमास बीच की चेतावनियां और वहां के स्थानीय लोगों का असली डर। तो जब ये लोग वहां पहुंचे तो दिन का उजाला था, सब कुछ बिल्कुल सेफ और नॉर्मल लग रहा था। दोपहर के 2 बज रहे थे और बीच पर मानो कोई कार्निवल या मेला लगा हो। गुब्बारे लिए भागते हुए बच्चे, पानी में खेलते लोग, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन मयूर को एक बात पता थी कि गांव के मछुआरे भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ अपनी नाव नहीं ले जाते। और फिर जैसे जैसे शाम के 6 बजने लगे, वहां एक भयानक सा बदलाव महसूस हुआ। एक खास पॉइंट के बाद पूरा का पूरा बीच एकदम खाली हो चुका था। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। हवा में बस एक अजीब सा भारीपन था और एक चुभने वाला सन्नाटा। भाग 3, काली रेत और अजीब खामोशी। एक बेहद अजीब सा एहसास। यही वो सन्नाटा था जिसने उन्हें उनके पहले चौंकाने वाले अनुभव की तरफ धकेला। रिया और नील ने एक बात नोटिस की कि इस डुमास बीच की जो रेत है वो असामान्य रूप से काली है और बहुत ज्यादा ढीली भी, जैसे पैर के नीचे कोई गहरा गड्ढा हो। और इसका कारण ना इस जगह के इतिहास में छिपा हुआ है। दरअसल स्थानीय लोगों का मानना है कि डुमास बीच सदियों तक एक शमशान घाट रहा है। सोचिए, पीढ़ियों तक यहाँ जो लाशें जलाई और दफनाई गई हैं, उनकी राख इस मिट्टी में पूरी तरह मिल चुकी है और उसी राख ने इस रेत को इतना काला कर दिया है। और इस बात पर मुहर तब लग गई जब उनकी मुलाकात वहां प्लास्टिक बीनने वाले एक थके हुए आदमी से हुई। उसकी बातें सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। उसने बताया कि इस मिट्टी में सिर्फ राख ही नहीं है, बल्कि मृतदेह यानी लाशें भी इसी मिट्टी में मिल जाती हैं। ये सुनकर रिया का चेहरा तो बिल्कुल सफेद पड़ गया और नील बिना एक शब्द कहे बस पीछे हट गया। अब डर सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों तक सीमित नहीं था, वो बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। भाग 4, सूर्यास्त के बाद का जाल, खौफनाक शुरुआत। खैर, जब भी थोड़ा और आगे बढ़े तो दूर उन्हें एक खंडहर दिखाई दिया और यहीं से ग्रुप टूट गया। डर के मारे रिया, आरव और फिर नील भी पीछे रुक गए, लेकिन थ्रिल के दीवाने मयूर और कुशल आगे बढ़ते चले गए। अब देखिए हालात कैसे बिगड़े। शाम के 4 बजे वे उस खंडहर के पास पहुंचे। मयूर और कुशल ने वहां एक पुरानी जंग लगी नेम प्लेट के पास फोटो खींचना शुरू कर दिया, जिस पर लिखा था डुमास बीच शमशान भूमि। फोटो खींचने में वे इतने मगन हो गए कि उन्हें वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। शाम के 6 बज चुके थे और उनके बाकी दोस्त बाहर उनका इंतजार करके वापस लौट चुके थे। और जब मयूर और कुशल को पानी से बाहर आने पर होश आया, तब तक घड़ी में 7 बज चुके थे और चारों तरफ खूब अंधेरा छा चुका था। अब वे लोग पूरी तरह से एक जाल में फंस चुके थे, शारीरिक तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी। उन्होंने वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे बस गोल गोल घूम रहे थे। हर तरफ बस अंतहीन रेत। अचानक से तापमान का बहुत ज्यादा गिर जाना, ठंडी हवा से कांपते हुए दांत
और सबसे भयानक बात बताऊं, नील को कॉल करते ही उनका संपर्क टूट गया, क्योंकि मयूर के फोन में सिर्फ 1% बैटरी बची थी, जो अब खत्म हो चुकी थी। अब वे बिल्कुल पूरी तरह से अकेले थे। भाग 5, आधी रात का खौफ, जब दहशत पूरी तरह से अलौकिक हो गई। उनका वो भटकाव और घबराहट अब किसी आम डर से बहुत आगे निकल चुकी थी। एक एक करके खौफनाक चीजें होने लगी। सबसे पहले उस घने अंधेरे से उन्हें अपना नाम पुकारती हुई कुछ अजीब सी मधुर आवाजें सुनाई दी। उसके तुरंत बाद 10-12 कुत्तों का एक पूरा झुंड उन पर झपटा, लेकिन जैसे ही मयूर ने खुद को बचाने के लिए उन पर गीली मिट्टी फेंकी, वो सारे कुत्ते हवा में ही गायब हो गए, बिल्कुल गायब। फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य अंतिम यात्रा उनकी तरफ आ रही हो। और आखिर में समंदर के पानी से एक विशाल चमकती हुई आकृति बाहर उठती हुई दिखी। ये एक ऐसा मेंटल और फिजिकल अटैक था जिसे बर्दाश्त करना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, सबसे ज्यादा डरावनी बात तो अभी बाकी थी। उस भयानक अंधेरे में अचानक एक आवाज गूंजी, मयूर, सुकरे छे। यानी मयूर, तुम क्या कर रहे हो? रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि ये मयूर की अपनी दादी की आवाज थी। वही दादी जो 8 साल पहले लापता हो गई थी और कभी वापस नहीं मिली। और बस इसी पल, उसी शौक में मयूर ने अपनी ही दादी का बनाया हुआ वो सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इसके बाद जो हुआ ना, उसे आप एक पूरी तरह से सेंसरी ओवरलोड कह सकते हैं। अचानक से हवा में जलती हुई लकड़ी की बहुत तेज बदबू फैल गई। दूर से राम नाम सत्य है कि गूंजने वाली आवाजें उनके एकदम करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई न दिखने वाली भीड़ हाथों में जलती हुई लकड़ियां लेकर उन्हें दौड़ा रही हो। इस खौफनाक मंजर ने उनके दिमागी संतुलन को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। भाग 6, अगली सुबह का मंजर, खौफ के बाद की ठंडी हकीकत। अगली सुबह जब खोजबीन शुरू हुई तो नज़ारा 180 डिग्री बदल चुका था। रात का वो खौफनाक, डरावना और शोरगुल वाला बीच अब बिल्कुल शांत और खाली पड़ा था। पुलिस और उनके दोस्तों ने उस खंडहर के पास भी जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात का वो भयंकर आतंक सुबह की उस एकदम शांत और ठंडी हकीकत में बदल चुका था। तो आखिर वे मिले कैसे? दोनों लड़के समंदर के पानी के बिल्कुल किनारे बेहोश पड़े थे। उनके कपड़े पूरी तरह गीले थे, पूरा शरीर गीली रेत से सना हुआ था और वो तेज बुखार से तप रहे थे। उनकी ये हालत साफ चीख चीख कर कह रही थी कि ये रात का कोई भ्रम या सपना नहीं था, बल्कि इस पूरी घटना का उनके शरीर पर एक बहुत ही ठोस और भयानक असर हुआ था। इस घटना के जो परिणाम थे वो बहुत गहरे थे। उन्हें फौरन दवाइयों की जरूरत पड़ी। दोपहर में जब उन्हें होश आया तो वे बुरी तरह दहशत में थे और बुखार थोड़ा उतरने के बाद ही वो पूरी कहानी बता पाए। लेकिन सबसे डरावनी चीज है इसका लॉन्ग टर्म ट्रॉमा। आज भी, जी हाँ, आज भी मयूर को कभी कभी नींद में जलती हुई लकड़ी की वो गंध महसूस होती है और वो चीख कर बिस्तर से उठ जाता है। वे उस बीच से तो अपनी जान बचाकर निकल आए, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक घाव उन्हें मिले वे शायद हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गए। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या सच में कुछ जगहों की मिट्टी अपने उस खौफनाक इतिहास को अपने अंदर सहेज कर रखती है, या फिर वो अकल्पनीय खौफ सिर्फ एक बहुत ज़्यादा थके हुए और डरे हुए इंसान के दिमाग का वहम था? खैर, वजह चाहे जो भी हो, ये कहानी हमें एक बात ज़रूर याद दिलाती है कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक चेतावनियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।